हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स के बारे में। पहले तो फ्रेंड्स आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने आप में से कुछ लोगों को डिसअपॉइंट किया है टाइम पे वीडियो ना डाल के। बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट सुबह तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करवा दूँ आपको, और मतलब कुछ टॉपिक्स तो आपके तैयार हो ही जाएं। तो पहले तो अगर इस चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स की क्या मेथड्स है जिससे हम बच्चे को अच्छे तरीके से आर्ट सिखा सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव आर्ट का फॉर्म सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसमें मेथड्स के बारे में लिखना पड़ेगा। मेथड क्या है? प्रोसीजर है कि कैसे हम आइडियाज को अरेंज करें, कैसे सिस्टमैटिक वे में कोई काम करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को करना। और अब देखिए, जब हम कोई चीज़ ना मेथड से करते हैं, पहले से हमने डिसाइड कर रखा है कि हाँ हम ये वाला मेथड लगाएंगे, फिर हम ये वाली स्ट्रैटेजी लगाएंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे, तो तब क्या होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आना निश्चित होता है। कोई पॉजिटिव रिजल्ट को उसको रोक नहीं सकता। तो क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आर प्री डिसाइडेड, कि अगर हम कोई अच्छा मेथड लगाते हैं, सुटेबल मेथड यूज करते हैं किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, तो हमारे सिलेबस के अनुसार पहला मेथड है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब देखिए, जैसे वर्ड ही बता रहा है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जिसमें लेक्चर भी होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन का। तो इसलिए पहले हम इसमें थोड़ा सा लेक्चर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर मेथड क्या है? जब टीचर लेक्चर दे रहा है, वर्बली कुछ बता रहे हैं टीचर, तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, उतनी ज़्यादा नोटबुक्स वगैरह, उतनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी ना, तो यही चीज़ें यूज़ होती थी कि टीचर लेक्चर देते थे, बच्चे समझते थे। तो ट्रेडिशनल मेथड है। चॉक एंड टॉक मेथड है। टीचर क्या है, चॉक का यूज़ कर रहे हैं और बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो चॉक एंड टॉक। टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि ज़्यादा मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? टीचर कर रहा है, टीचर एक्टिव है, और लर्नर्स क्या है, पैसिव है। लर्नर कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, जो टीचर समझा रहे हैं उसी चीज़ को वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या आती है, वन वे कम्युनिकेशन का मेथड है, और इजी टू यूज इन लार्ज ग्रुप। मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या है कि वर्बली उन्हें कुछ बता के समझा सकते हैं। हालांकि अगर हमें रिटर्न में देना होगा तो हमें क्या है, उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह कुछ देनी होगी। तो क्या है, इजी मेथड है लार्ज ग्रुप के लिए। अब देखिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम एक बार में दे तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है। क्योंकि ह्यूमन माइंड क्या है, किसी चीज़ को कुछ समय तक दिमाग में रख सकता है, और हो सकता है बाद में भूल जाए, या फिर उस वक्त ध्यान नहीं दिया होता है तब भूल जाए। तो इसीलिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं था ये। लंबे समय तक इससे सीखी हुई चीज़ दिमाग में नहीं रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि लेक्चर मेथड के साथ कुछ ऐसी चीज़ भी ऐड की जाए, कंडक्ट की जाए, ताकि जिसमें क्या ऑडियो विजुअल्स हों, जिससे बच्चा क्या है उस चीज़ को रिटेंड कर पाए। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। जैसे वर्ड बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब टीचर क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। डूइंग मेथड है, यहाँ पे क्या है, टीचर कर रहे हैं, प्री प्लान्ड है। अब जैसे देखिए, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, और ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं वो सेम वही हैं, बट इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आप इनको भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डूइंग मेथड है, टीचर क्या है, करेगा तो बच्चे सीखेंगे। प्री प्लान्ड है, टीचर के दिमाग में पहले से ही डिसाइडेड है कि मैंने क्या चीज़ पढ़ानी है। डेमोन्स्ट्रेट जब भी टीचर ने करना होता है, टीचर सोच के आते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को, पहले इक्विपमेंट को यूज़ करूँगे, या फिर ये वाली स्ट्रैटेजीज लगाऊंगी। लर्नर क्या है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, मतलब ज़्यादा सेंसेस का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। समझने के लिए आसान होता है, क्योंकि कोई चीज़ जब हमें करके बताता है ना, सामने हो रही होती है, तो आसानी से समझ आती है। हमारे साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन दोनों काम कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिम की बात करें तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ सामने दिख रही है तो टीचर ने पहले उसको बताया कि हाँ ये काम ऐसे होगा, फिर मतलब क्या है, कंक्रीट जो चीज़ सामने दिख रही है उसको लेके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन की। अब लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि जब लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन को हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो वो क्या हो गया हमारा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। अब लेक्चर मेथड के जितने भी फॉल्ट हैं कि वन वे है या टीचर सेंटर्ड है, वो क्या होंगे, अब वो कम हो जाएंगे, और जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के जितने भी फायदे हैं वो जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या है कि एक बहुत अच्छा मेथड निकल के सामने आया कि लेक्चर भी हो रहा है और डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रही है साथ में। तो इसमें क्या है, टीचर कुछ चीज़ें समझाते हैं, दिखाते हैं, ये इलस्ट्रेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं चीज़ों को। कि जैसे मान लीजिए कि उन्होंने किसी फॉर्म ऑफ आर्ट के बारे में सिखाना है, तो वो पहले करके दिखाएंगे कि हाँ देखो ऐसे होता है। कोई पेंटिंग बनानी है तो पहले बना के दिखाएंगे, देखो ऐसी पेंटिंग बनती है, ऐसे कलर्स मिक्स होते हैं। तो वो क्या है कि देखेंगे, सीखेंगे फिर।
फिर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, कि क्या फीचर्स है। इसमें ऑलमोस्ट सेम ही आएगा कि कॉम्बिनेशन है लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का, एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चों की, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, साइंटिफिक रीजनिंग आती है स्टूडेंट्स में, इंटरेस्ट मेंटेन होता है, एक इंथुजियाज्म मेंटेन रहता है कि हमें कोई चीज़ सीखनी है, एक जील रहती है बच्चों में चीज़ सीखने की, मतलब इन ओवरऑल कि बच्चों को एक इंकरेजमेंट मिलती है चीज़ सीखने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि स्टेप्स क्या है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। तो सबसे पहले तो क्या है, प्लानिंग होगी। टीचर क्या है, पूरा प्लान करेगा कि मुझे क्या समझाना है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट टू बी एक्सप्लेन्ड, कि कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना है वो टीचर सोचेंगे। फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, अब उस कॉन्सेप्ट के बाद उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्या वो लर्निंग आउटकम्स चाहते हैं वो सोचेंगे दिमाग में। फिर क्या है, क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे कि अच्छा मैं बीच में बच्चों से ना ये चीज़ पूछ लूँगा ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। एक्सपेरिमेंट की रिहर्सल करेंगे कि कुछ पहले खुद करके देखेंगे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि टीचर्स क्या है, अगर उन्हें कुछ एक्टिविटी करवानी होती है तो वो पहले वो खुद करके देखते हैं। अब ये तो नहीं है कि डायरेक्ट चले जाएंगे और क्लास में अगर एक्टिविटी हुई नहीं तो फिर बच्चों का उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें, या मजाक बन जाएगा टीचर का। तो पहले क्या है, रिहर्सल ऑफ एक्सपेरिमेंट होगी। अब आर्ट्स का टीचर क्या है, अगर मान लीजिए कि उन्हें बच्चों को ट्रिक से जैसे मंकी बनाना सिखाना है, एक 9 वाली जो ट्रिक होती थी उससे, तो वो टीचर क्या है, पहले एक बार रफ वर्क खुद करके देखेंगे कि हाँ ये बन भी रहा है उससे। फिर क्या करेंगे, जो भी उनका मटेरियल है, जो भी उन्हें चाहिए टीचिंग एड्स चाहिए वो लेंगे और फिर क्लास में जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहले 2 काम किए हमने, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मुलेट ऑब्जेक्ट, वो क्या थे हमारे लेक्चर मेथड के हिसाब से आए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या लेक्चर की बात की गई कि नोट्स देंगे ये करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन फ्रेमिंग है, उसमें दोनों चीज़ें आएंगी, लेक्चर मेथड भी और डेमोन्स्ट्रेशन भी। रिहर्सल ऑफ एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, इसमें हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो एक स्टेप में क्या हो गए, दोनों चीज़ों को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। अब यहाँ पे आर्ट्स में हम इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट वर्क लिख सकते हैं, ये लेसन भी चलेगा जैसी आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले तो क्या है, टीचर क्या है, अब एक एनवायरनमेंट सेट करना बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। तो टीचर क्या है, बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, उनसे पर्सनल एक्सपीरियंस या रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में पूछेंगे या बताएंगे कि अच्छा मैं आपको एक सीनरी सिखाने जा रहा हूँ, क्या आपने कभी कोई देखी है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी प्लेस पे गए हैं जहाँ पे आपको सीनरी बहुत ब्यूटीफुल लगी हो या आपको लगा हो कि मैं ड्रॉ करूँ। तो मतलब क्वेश्चन पूछ के, स्टोरी बता के एक बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिर जब एक बार टीचर ने माहौल सेट कर दिया कि हाँ बच्चे अब सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बाद टीचर क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट हमेशा टीचर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई आर्ट्स का टीचर छोटे बच्चों की क्लास में जा रहा है, तो वहाँ पे वो एक्रेलिक कलर्स या एक्रेलिक पेंट लेके नहीं जा सकते, वो बच्चों को तो चीज़ समझ ही नहीं आएगी ना। तो बच्चों का इंटरेस्ट किस में होगा, क्रेयॉन्स कलर्स में होगा। थोड़े और बड़े बच्चे होंगे तो उनका किस में होगा, पेंट वाटर कलर्स में होगा। तो इस तरीके से बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से टीचर क्या है आगे बढ़ेगा, किस तरीके से मुझे काम करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछेंगे, जो अपना चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो क्रेयॉन कलर से कलर करके बताना चाहते हैं कि ऐसे देखिए आप थोड़ा लाइट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा आप इस कलर को यूज़ करेंगे तो थोड़ा डार्क हो जाएगा। और हमेशा क्या है, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज रखेंगे, क्योंकि उस वक्त डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं। जितना भी मटेरियल चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड वो सारा क्लीन होना चाहिए, ताकि एक क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है जब भी हम कुछ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर टीचर कोई पेंटिंग दिखाने ले गए हैं कि हाँ बच्चों हमें ऐसी पेंटिंग बनानी है, तो और वो पेंटिंग क्या है, बहुत गंदी सी है, तो बच्चों को कैसे इंटरेस्ट आएगा, वो तो यही कहेंगे ना कि ये गंदी सी पेंटिंग उठा लाए हैं मैम। तो वो चीज़ आती है यहाँ पे। जितना भी मटेरियल है उसको सबको एक बार में नहीं दिखा देना है, कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जैसे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वैसे उस चीज़ को दिखाओ, वैसे यूज़ करो। टीचर क्या है, इस यहाँ पे विजिबल होना चाहिए और ऑडिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई ब्लैक बोर्ड वर्क है, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं, कुछ समरी लिखना चाहते हैं, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहते हैं कि ये काम करते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखिए, प्रिकॉशंस लिखना चाहते हैं। अब प्रिकॉशंस तो थोड़ा वैसे साइंटिफिक वर्ड हो जाएगा, कि मतलब कोई भी फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो टीचर वो बोर्ड पर लिख देंगे। अब बात करें इसके मेरिट्स की, तो मेरिट्स क्या है, सेव्स मनी एंड टाइम, मनी और टाइम दोनों सेव हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर अलग से लेक्चर दे रहा है, अलग से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। टीचर क्या है कि एक ही टाइम में क्या है, लेक्चर भी दे रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, तो मनी एंड टाइम दोनों सेव हो रहा है। वेराइंग एबिलिटी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बच्चे, जैसे हमने डाइवर्स लर्नर में भी सीखा था कि कुछ हर बच्चे की क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी है, तो उनके लिए यूजफुल है ये मेथड। ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कम समय में,
लीड स्टूडेंट फ्रॉम, जो बात पहले भी हुई कि कंक्रीट एक्सपीरियंसेस से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, स्टूडेंट्स की अटेंशन बनती है, क्योंकि वो चीज़ क्या है, डेमोन्स्ट्रेट जब चीज़ हो रही है तो एक इंटरेस्ट होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ अब आगे क्या होगा। तो मेंटल फैसिलिटीज को ट्रेनिंग मिलती है, ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होती है, और स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा सेंसेस का यूज़ कर रहा है, टीचर को सुन भी रहा है, उस चीज़ को देख भी रहा है और उसको समझने की कोशिश भी कर रहा है। फिर हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। अब डीमेरिट्स क्या है इसके, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल एबिलिटी। अब क्या है कि टीचर कर रहे हैं वो काम, बच्चा तो कुछ नहीं ना कर रहा, सिर्फ देख ही रहा है उन्हें, तो उसे थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिले कि वो खुद कुछ करके देखे। अब टीचर कोई पेंटिंग बना रही है तो उसे, बच्चे को तो नहीं आ जाएगी वो चीज़, उसे खुद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही कि वो खुद करके देखे। लर्नर्स कैसे, ऑब्जर्वर की तरह है, देख रहे हैं बस, यही तक सीमित है वो। मटेरियल्स हो सकता है मे नॉट बी रेडी टू यूज़। अब जैसे टीचर जिन चीज़ों से सिखाना चाहता हो, मान लीजिए कि टीचर वही पेंटिंग या ड्राइंग कुछ सिखाना चाहते हो और वो कलर्स ही ना हो जिनके बारे में टीचर बताना चाहते हो, या हो सकता है टीचर के अच्छे से स्केच ना बना पाए, हो सकता है टीचर की तबीयत ठीक ना हो उस दिन या मूड ठीक ना हो, और टीचर कुछ बच्चों को बहुत अच्छा सिखाना चाहते हो और टीचर ही जब खुद अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बच्चे कैसे करेंगे, तो वो चीज़ आ जाती है। और सारे टॉपिक्स इस मेथड से नहीं सिखाए जा सकते, क्योंकि कुछ टॉपिक्स क्या होता है कि अगर हमें देख भी लेना उसके बाद जब हम खुद नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आती है, तो ये थोड़े डीमेरिट्स हो गए इसके। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। टीचर क्या कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है कि टीचर में एक इंथुजियाज्म हो, मोटिवेट करे बच्चों को कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब एक क्या रीइंफोर्समेंट टाइम टू टाइम उन्हें देता रहे। क्वेश्चन आंसर पूछे बच्चों से कि हाँ अगर कोई बच्चा कुछ पेंटिंग बना रहा है तो उसे पूछे कि अच्छा बच्चे अब इसमें क्या बनाओगे, आगे क्या बनाओगे, ताकि बच्चे को मतलब ये लगे कि हाँ टीचर उसे इंपॉर्टेंस दे रही है, उसकी भी कुछ रोल है क्लास में, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटी क्लास में। अब टीचर को क्या है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर ने पहले तो पूरा लेक्चर दे दिया कि ड्राइंग ऐसे ऐसे होती है, फिर उसके बाद आखिरी में एक ड्राइंग बना के दिखा दी, तो वो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ना। अगर स्किल होगी तो टीचर क्या, जहाँ पे वो चीज़ वो समझा रहा है वहीं पे वो बना के दिखाएगी कि हाँ देखो ये चीज़ ऐसे होती है। शुड ऑलवेज कीप इन माइंड ऑडियंस। अब बहुत ज़रूरी है कि एक आर्ट का टीचर ऑडियंस को ज़रूर रखे दिमाग में। अब देखिए अगर जो छोटे बच्चे हैं उनको हमेशा क्या है, बेसिक ड्राइंग स्किल्स सिखाई जाती है, शेप्स के बारे में बताया जाता है, बेसिक या कलरिंग सिखाई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर कुछ भी समझाते वक्त अपने ऑडियंस को दिमाग में ज़रूर रखे कि मैं किसे सिखा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड की। अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, पहले ऑब्जर्व करेंगे और उस चीज़ को बनाएंगे। अब आर्ट और कला इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग वंस इमोशंस, फीलिंग्स एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे क्या है कि पहले चीज़ों को क्या है, ऑब्जर्व करना, मतलब अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स का यूज़ करना, और फिर उसके बाद कुछ क्रिएटिव बनाना। फिर से वही बात आ गई, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब क्या है कि पहले हम क्या है, कुछ काम कर रहे हैं ना तभी तो सीख रहे हैं, ऑब्जर्व किया वो हमने काम किया और फिर उसके बाद हम क्या है, सीख पा रहे हैं। डायरेक्ट बॉन्ड बनता है आई साइट के बीच में और जिस ऑब्जेक्ट को बच्चा देख रहा है। और जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली देखते हैं ना तो हम उसे अच्छे से नोटिस करते हैं। अगर कोई कहता है कि इस चीज़ को ऑब्जर्व करो तो हम अच्छे से नोटिस करते हैं और ईजिली सीख जाते हैं। अगर हम इसमें एक दो एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए टीचर ने क्या है कि बच्चों को बताया कि अगर हम प्राइमरी कलर्स को मिक्स करें तो सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। तो उस वक्त क्या है, शायद बच्चे को लगेगा कि टीचर तो एमए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर क्या है, टीचर उनके सामने करके बताए तो वो क्या है, ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाए। और उसी तरीके से अगर कोई पोर्ट्रेट बनाना है तो उसके लिए भी क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उस बंदे के फीचर्स को, उसके इमोशंस को क्या है, ड्रॉ करना है, पोर्ट्रे करना है। तो वहाँ पे भी क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत काम आती है। किसी शेप को बनाना है, किसी चीज़ को बनाना है तो उसकी शेप देखनी है, ऑब्जेक्ट कौन सी ये देखनी है, लाइट्स एंड शेड को देखना है, तो हर जगह कहाँ ऑब्जर्वेशन की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत यूज़फुल है। फिर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पहला बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, अफेयर ऑफ आइज। ऑब्जर्वेशन में क्या है, आइज का अफेयर हो रहा है, और जब आंखों का अफेयर हुआ है तो दिल से याद रखेंगे उस चीज़ को, अच्छे से दिमाग में बैठी रहेगी, वो दिल में बैठी रहेगी। तो ये बड़ी प्यारी सी बात है इसकी। इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, मेंटल एक्टिविटी भी हो रही है, दिमाग में सोच रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, और आंखों से देख रहे हैं और फिर उसके बाद काम कर रहे हैं। सिलेक्टिव होती है ऑब्जर्वेशन, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये काम करोगे ही या इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे ही। हम अपने मन से करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमारा इंटरेस्ट होता है, हमें लगता है कि कुछ पर्पस है इसको करने का, तो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को।
सिस्टमैटिक होती है, एम होता है और इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व की तो हमें पता चल गया कि हाँ इसको ऐसे करना है। हालांकि अगर कोई हमें कुछ एक्सप्लेन करेगा तो हम वो क्या पहले दिमाग में सोचेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद रिजल्ट पे पहुंचेंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या है, इमीडिएट रिजल्ट है। और जब हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, तो वेरीफाइबल होगा, क्योंकि खुद पर तो यकीन करेंगे ही अब। तो अगर इन नटशेल हम बात करें तो ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या है, स्टूडेंट ऑब्जर्व करेगा जो ऑब्जेक्ट उनके सामने रखी गई हैं, उनको ध्यान से समझने के बाद क्या है, ड्रॉ करेगा। अब हम अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो वैसे तो जो हमने टीचिंग एंड लर्निंग में किया था, थोड़े से हम वो भी ऐड कर सकते हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चा क्या है, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, फिर इमिटेट करने की कोशिश करेगा, वैसे बनाने की कोशिश करेगा, और फिर प्रैक्टिस से क्या है, बेहतर बन जाएगा। और इसको अगर हम थोड़ा और अच्छे से समझे तो सबसे पहले तो क्या है, बच्चा सोचेगा कि उसे क्या ऑब्जर्व करना है, डिटरमाइन व्हाट टू ऑब्जर्व। फिर उसके बाद डिटरमाइन एस्पेक्ट्स दैट विल बी ऑब्जर्व। फिर उसके बाद कंडक्ट ऑब्जर्वेशन, कि पहले उसने सोचा कि वो क्या ऑब्जर्व करेगा, फिर उसके बाद उस में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेगा, उस चीज़ के शेप देखेगा, क्या ऑब्जेक्ट्स है ये देखेगा, लाइट्स और शेड्स कैसे हैं उसकी, ये चीज़ें चेक करेगा। मतलब क्या चीज़ उसे ऑब्जर्व करनी है इसके बारे में सोचेगा। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व करेगा, कंडक्ट ऑब्जर्वेशन। फिर जो डाटा उसे मिला है उसको एनालाइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा। और जैसे कि हाँ ये सुराही है, इस शेप की है, मुझे इस तरीके से बनानी है, मैं क्या है डाउन टू टॉप बनाऊंगा इसे तो ज़्यादा बेहतर बनेगी, तो वो सारी क्या है दिमाग में चीज़ें कर ली। फिर उसके बाद क्या है, उस ऑब्जर्वेशन को क्या है यूज़ करेगा चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए, जब उसने एनालाइज और इंटरप्रेट कर लिया। फिर हम बात करें इसके मेरिट्स क्या हैं, तो क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, जब आंखों का अफेयर है ये, तो क्या है ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे, परमानेंट हो जाएगी नॉलेज। ऑब्जर्वेशनल पावर इंप्रूव होती है हमारी। यूज़फुल इन अर्ली स्टेजेस, क्योंकि छोटे बच्चे जो हमेशा देख के सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो उस स्टेजेस में बहुत ज़रूरी है, बहुत यूज़फुल है। टाइम सेविंग है, वही चीज़ आ गई कि देख के सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। डेवलप लव फॉर नेचर, अब अगर किसी की ना ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होती है तो उसका नेचर के प्रति बड़ा प्यार होता है, उसे नेचुरल चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो एक लव डेवलप होता है। ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, इंटरेस्ट बनता है चीज़ों में। और क्या हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, हमेशा इच्छा होगी कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ किसी चीज़ में, या मैं भी कोई काम करूँ। फिर हम बात करें डीमेरिट्स की। अब डीमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी। हो सकता है कि अगर चीज़ें अच्छे से दिख ही ना रही हों या अच्छे से समझ ही ना आ रही हों तो फिर वो ड्राइंग कैसे बनाएंगे। लिटिल कंट्रोल ओवर फिजिकल सिचुएशन, हो सकता है कि कुछ फिजिकल इम्बैलेंस हो, या फिर वो इन्वायरमेंट ही अच्छा ना हो जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बच्चे की क्या है कंपिटेंसी ना हो, उतनी एबिलिटी ना हो कि वो ऑब्जर्व कर पाए अच्छे से। ऐसा हो सकता है कि चीज़ों से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हो, और अगर कोई इंसान बहुत जल्दी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बड़ी बेकार होती हैं। ड्यूरेशन डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि टीचर आपको पूरा दिन ऑब्जेक्ट देखने के लिए देंगे और आप फिर सोचते रहिए उसके बारे में और फिर बना लीजिए। ड्यूरेशन के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको कोई चीज़ दिखाई जाती है, फिर उसके बाद क्या आपको काम करना होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन की। अब देखिए जैसे वर्ड बता रहे हैं मेथड्स ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन, कि पहले क्या है चीज़ों को इमेजिन करेंगे फिर एक्सप्रेस करेंगे। अब एक्सप्रेशन क्या है, कम्युनिकेट करना या अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना, अपने आइडियाज़ को कन्वे करना, दूसरों के सामने अपने विचार रखना। और जब हम वर्ड फ्री ऐड कर देते हैं ना, मतलब होल हार्टेडली करना, विलिंगली करना, कि कोई हमें मजबूर नहीं कर रहा है कि एक्सप्रेस करो अपने व्यूज़। जैसे मान लीजिए टीचर ने क्लास में बोला एक्सप्रेस करो अपने व्यूज़, वैसा कुछ नहीं है। फ्री एक्सप्रेशन मतलब हम अपने इच्छा से कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं, होल हार्टेडली कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना, तो पहले हमें उसके बारे में सोचना होता है, इमेजिन करना होता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम आर्ट फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्रिएशन का और एक्सप्रेशन का। कुछ भी चीज़ अगर हमें ड्रॉ करनी होती है तो हम पहले क्या है इमेजिन करते हैं कि हाँ हम ऐसे काम करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या उसे एक्सप्रेस करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही प्यारा सा कोट कहते हैं इसके बारे में, आई एम इनफ ऑफ एन आर्टिस्ट टू ड्रॉ फ्रीली अपॉन माई इमेजिनेशन। हालांकि इन्होंने ये साइंटिफिक वे में कहा था, लेकिन हम इसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, कि इमेजिनेशन क्या है नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज तो क्या है लिमिटेड है ना, लेकिन इमेजिनेशन क्या है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इमेजिनेशन क्या बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ऐसा उन्होंने कहा था। डेविड आर बेकर क्या कहते हैं कि इमेजिनेशन
वही बात आ गई थोड़ी सी कि बहुत ही पावरफुल टूल है। आर्टिस्ट क्या है, इसे यूज़ कर सकता है दूसरों को अपनी दुनिया दिखाने के लिए कि वो कैसे सोचते हैं, अपनी दुनिया को दूसरों को बता सकता है और उस दुनिया में दूसरों को भी शामिल कर सकता है कि हाँ वो भी, जब हम किसी को अपने विचार बताते हैं, अपनी इमेजिनेशन बताते हैं, तो वो भी तो थोड़ा बहुत वैसे सोचने लगते हैं ना। तो आर्टिस्ट के पास ये पावर होती है कि अपनी इमेजिनेशन से दूसरों को अपनी दुनिया दिखा सके। तो आर्ट क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, इमोशंस, आइडियाज़, थॉट ऑफ एन आर्टिस्ट। जो उसके विचार है, जो उसके आइडियाज़ हैं, जो उसके इमोशंस हैं, वो उसको आर्ट की फॉर्म में दिखा सकता है। एक मौका होता है आर्टिस्ट के पास कि अपनी फीलिंग्स जो है, वो जो क्या सोचता है, क्या फील करता है चीज़ों के बारे में, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में बना सके, एक आर्ट की फॉर्म में दूसरों तक पहुंचा सके। तो आर्ट क्या है, बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है एक इनकरेज करने के लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन को अमंग चिल्ड्रन। कि चिल्ड्रन क्या है कि उनके अंदर इच्छा आए, उनके अंदर क्या है, जब वो सोचेंगे तो उनके अंदर इच्छा आएगी कि हाँ हम भी ये काम करें, तो इनकरेजमेंट मिल रही है उन्हें। अब हम अगर स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स पहले क्या है कि इसमें क्या है कि टीचर पूरी फ्रीडम देगा बच्चों को कि आप जो भी चीज़ ड्रॉ करना चाहें, जैसा भी कलर अप्लाई करना चाहें, अपनी इच्छा से आप कुछ भी बनाइए। फिर बच्चा क्या करेगा, प्रिसीव करेगा, देखेगा, उस चीज़ों को समझेगा, फिर उसके बाद उसके बारे में सोचेगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ बनानी है। फिर कंसीव सम आइडियाज़, फिर उस चीज़ से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ लगाएगा कि हाँ मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, ये मेथड से बनाऊंगा। फिर अपने क्या है इमेजिनेशन में ये एक फिगर बना लेगा, क्योंकि फ्री एक्सप्रेशन के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को इमेजिन करेगा तभी तो एक्सप्रेस कर पाएगा ना। तो फिर वो सोच लेगा कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा सोचता है कि मैं सीनरी बनाऊंगा, तो ये उसने कहीं सीनरी देखी थी तो उससे उसके दिमाग में आइडिया आ गया। अब वो उसके बारे में सोचेगा कि उस सीनरी में मैं क्या क्या यूज़ करूँगा, कंसीव सम आइडियाज़। जैसे उसके मन में आएगा कि अच्छा उसमें मैं एक पेड़ बना दूंगा, एक झोपड़ी बना दूंगा, जो कि शायद हम सब ने ही बनाई है बचपन में वो सीनरी। तो मान लीजिए कि वो सोच रहा है, फिर उसके बाद क्या है, उसने अपने दिमाग में पूरा फोटो एक पूरा फ्रेम कर लिया है कि हाँ मैं इस तरीके से अपनी इमेजिनेशन को कागज़ पे उतारूंगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करता है, वो ड्रॉ कर देता है अपनी इमेजिनेशन को कागज़ पे। तो इस तरीके से क्या है कि इमेजिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है जब भी हम अपने थॉट्स को या अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान की कोई इमेजिनेशन नहीं ना होती, कोई इनर लाइफ नहीं होती, वो स्लेव है सराउंडिंग का, एक मजदूर है सराउंडिंग का। जैसी सराउंडिंग उसे दिखती है वैसा ही वो काम करता है, उसी तरीके से वो मतलब उसका कोई भी काम होता है उसी तरीके से चलता है। लेकिन जिसकी एक अपनी इमेजिनेशन होगी वो कुछ हट के कर सकता है औरों से। बात करें अब हम मेरिट्स की, तो मेरिट्स क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि अब जो हम सोच रहे हैं वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन, अपनी मर्जी से एक्सप्रेस करेंगे, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता कि हाँ आप यही करिए या यही बनाइए, तो हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं। इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। अब देखिए इमेजिनेशन क्या है, हाईएस्ट काइट है जिस पे कोई उठ सकता है, मतलब कि इमेजिनेशन की कोई लिमिट ही नहीं है, हम जितना चाहें इमेजिन कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि बिन फालतू का कुछ इमेजिन करते रहें, यूजफुल तरीके से। तो एक क्या है, क्रिएटिविटी आती है बच्चों में, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है क्योंकि कॉग्निटिव स्किल्स का भी यूज़ हो रहा है, तो क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। फिर हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स क्या है, डिफिकल्टी हो सकती है क्लास टीचिंग में। अब कुछ बच्चे क्या हैं, अब ऐसे टीचर ने फ्रीली बोल दिया कि हाँ आप कुछ भी बनाइए, तो कुछ बच्चे हो सकता है कि बहुत फास्ट बना ले। अब जो हर किसी अपनी अपनी कंपिटेंसी है ना, तो कुछ हो सकता है कि बहुत धीरे धीरे बनाए, उनका टाइम पे काम ही ना खत्म हो। या कभी कभी हो सकता है कि ऑकवर्ड मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। अब ऑकवर्ड मोमेंट्स कैसे, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, बड़े नॉटी से होते हैं, तो उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ शरारती चीज़ें करने की सूझती रहती है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि टीचर ने कहा कि फ्रीली कुछ बनाओ, तो हो सकता है कि वो अपने साथ वाले दोस्त का कार्टून ही बना दें। तो उससे क्या है, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाते हैं, वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, क्लास में उतनी अच्छी इन्वायरमेंट नहीं रहता है। या फिर हो सकता है कि टीचर का ही कार्टून बना दे अगर और भी ज़्यादा खतरनाक बच्चे हों, तो वहाँ पे क्या टीचर कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि टीचर ही नहीं तो कहा कि फ्रीली एक्सप्रेस करो। तो और क्या इसका डीमेरिट है कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कम हो जाती है, क्योंकि टीचर ने क्या है, एक बार उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दिया कि हाँ आप कुछ भी अपने मन से बनाइए, उसके बाद टीचर उनकी तरफ ध्यान नहीं ना दे रहे, तो इंटरेक्शन कम होगी। अब सजेशन क्या है इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, सबसे पहले तो क्या है कि फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अब क्लास में क्या है कि कुछ बच्चे क्या है, उन्हें कुछ बनाने का मन नहीं होता है, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, तो इतनी भी फ्रीडम ना मिले कि हाँ कुछ भी बनाओ। टीचर क्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए टीचर क्या है, एक टॉपिक अनाउंस करे, उसके बारे में डिटेल्स दे कि हाँ बच्चों आपको आज क्या है फ्रूट बास्केट बनानी है, डिटेल्स दे कि उसमें आपको ये फ्रूट्स रखने हैं।
फिर उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स को क्या है, फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए छोड़ दे कि हाँ वो अपने आप अपनी ड्राइंग बनाए। कि अब हो सकता है कोई बच्चा पहले पहले मान लीजिए एप्पल रखेगा, फिर बनाना बनाएगा, या रखेगा तो क्या ही बनाएगा। तो उस तरीके से फ्रीली एक्सप्रेस करे, कि अपनी मर्जी से एक्सप्रेस करे। फिर उसके बाद और टीचर की क्या जिम्मेदारी बनती है कि क्लास में राउंड लेता रहे और बच्चे को गाइड करता रहे, कि ये चेक करता रहे कि क्या सारे बच्चे काम कर भी रहे हैं, कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या है कि इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करे, इंट्रैक्शन करे बच्चों से। अगर उसे लगता है कि कुछ बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी ने बास्केट क्या बहुत ज़्यादा टेढ़ी बना दी है, तो टीचर क्या है उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ऐसा मत करो, इस तरीके से तुम और बेहतर बना सकते हो। तो क्या है, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। एक बार फटाफट समराइज़ कर लेते हैं, इसमें अलग अलग समराइज़ नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट एक ही में बता देती हूँ कि सबसे पहले तो क्या है, कोई सा भी मेथड आ जाए आप इन्फो लिखेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स लिखेंगे, फिर उसके बाद उस मेथड को करना कैसे है उसके स्टेप्स लिखेंगे, उसके बाद मेरिट्स डीमेरिट्स लिखेंगे, और फिर उसके बाद अगर कोई सजेशन है तो वो लिखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड, जो इतना आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।